15 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और उसके बाद जिनसे परेशान होकर आईमी के पास पहुंचा हुआ होती है और उसे वह अपनी सारी दुखड़ा सुनाने लगती है कि वो कैसे दादाजी और गू के बीच में फंसा हुआ है और उसे समझ में नहीं आ रही होती है कि वो क्या करेगा। और अगली सुबह जिंगजिंग गू के साथ घर देखने के लिए पहुंचा हुआ होती है और वो जब घर को देखती है तो उसे ऐसा लगती है कि ये घर तो कितना अच्छा है, जरूर ये बहुत ज़्यादा महंगा होगा, इसलिए जिंगजिंग तो वहाँ से जाना चाहता था। लेकिन गू उसे कैसे भी कर मना लेती है और उसे घर के अंदर लेकर जाती है। और वो जब घर को देखती है तो वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ये घर सच में कितना महंगा है, इसलिए वो यहाँ से जाना चाहता था। लेकिन गू उसे दोबारा से रुकने की कोशिश करती है। तभी जिंगजिंग को तो गू के ऊपर डाउट हो जाती है कि ये घर जरूर गू का होगा, इसलिए वो बहाने से गू की फ़ोन मांगती है। और जब उसकी फ़ोन उसी घर की वाईफाई से कनेक्ट हो जाती है तो वो समझ जाती है कि ये गू की घर है और यहाँ पर तो गू पकड़ा गया था। और इसके बाद जिंगजिंग गुस्से में जा रही होती है और पीछे से वो उसे समझा रही होती है। और यहाँ पर जिंगजिंग को ऐसा लगती है कि ये सही मौका है, अगर मैं दादाजी की बातें अभी गू को बोलूँगा तो गू जरूर समझ जाएगा। इसलिए वो गू को बोलती है कि अब तो हम दोनों एक हो गए हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारी फैमिली के साथ रहे, वो तुम्हारी दादाजी है, अगर तुम उनसे प्यार से बात करोगे तो वो तुम्हारी जरूर बात मानेंगे। और यहाँ पर गू ये जानकर खुश होती है कि जिंगजिंग उसके ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। और दूसरी तरह अंकल घर पर जितना भी टूटा हुआ सामान होती है सारी सामान को सही कर रही होती है ताकि जो भी यहाँ पर नेक्स्ट रहने के लिए आने वाले हैं उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और वो सब कुछ सही कर यहाँ से जाना चाहते थे। तो भी वहाँ पर गू आ जाती है और वो दोबारा से अंकल से माफ़ी मांगती है। तो आगे से अंकल उसे बोलती है कि ऐसे भी तो हम घर बदलते रहते हैं, लेकिन हमारा रियल एसेट तुम दोनों हो और हम हमेशा चाहते हैं कि तुम दोनों खुश रहो। और क्योंकि वो दोनों थोड़ा सा स्ट्रेस में होते हैं इसलिए वहाँ पर बैठकर टिंक करने लगते हैं। और आगे से अंकल को बोलती है कि तुम्हें लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। और मैं सच बोलूँ तो मैं हमेशा तुम्हें से बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तुम सच में एक अच्छा लड़का हो और मुझे पता है कि तुम जिंगजिंग का अच्छे से ख्याल रखोगे। तो अभी वहाँ पर आंटी आ जाती है और उन्हें रियलाइज़ कराती है कि इस बीच कब अंकल ने गू की कंधे के ऊपर हाथ रख दिया इसके बारे में गू को तो कुछ भी पता नहीं चला। इसका मतलब गू का हैप्पी फोबिया आहिस्ता आहिस्ता सही हो रही है, इसलिए वो दोनों जाकर गू की गले मिलते हैं। और यहाँ पर गू की तो खुशी दिखने वाली थी, उसे जब से पता चला कि उसकी फोबिया और बीमारी सही हो रही है तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और कितना ही बड़ा बीमारी या फोबिया हो, अच्छे इन्वायरमेंट और प्यार से जरूर सही हो जाती है। और अगली सुबह को अपनी दादाजी से मिलने के लिए जाती है और उसकी दादाजी जब उसे सामने देखते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार जिंगजिंग अपना काम कर ही लिया। और यहाँ पर वो अपनी दादाजी को बोलती है कि मैं कंपनी में ज़रूर वापस आ जाऊँगा, लेकिन मैं कंपनी अपने हिसाब से चलाऊँगा। और यहाँ पर उसकी दादाजी तो गू से दोबारा से पंगा लेने के लिए रेडी नहीं थे, इसलिए वो गू की सारी शर्तें मान लेते हैं। तो दादाजी आगे से गू को बोलती है कि ठीक है और आज के बाद जिंगजिंग और उसकी फैमिली इस घर पर रह सकती हैं जब तक वो चाहते हैं। और दूसरी तरफ आंटी जिंगजिंग को पनिश कर रही होती है क्योंकि उन सबको पता चल गया था कि जिंगजिंग सीक्रेटली गू की दादाजी से मिलती थी और वो गू की इन्फॉर्मेशन उन्हें देती थी, इसलिए तो वो जिंगजिंग को डांट भी रही होती है। तो भी वहाँ पर गू आती है और वो जैसे ही जिंसी को देखती है तो वो भी सोचने लगती है कि इतना पनिशमेंट तो जिंसी को मिलना चाहिए। और उसके बाद जिंसी जाकर गू से मिलती है तो वो जिंगजिंग को बोलती है कि तुम्हें क्या लगता था कि तुम एक रेनी कोट पहनकर नूडल सूप पर जाओगे तो मुझे उसका स्मेल नहीं आएगा, और क्योंकि तुमने गलती की है इसलिए तुम्हें उसका सजा भी मिलेगा और तुम्हें मेरा हमेशा बॉडीगार्ड रहकर रहना होगा। और क्योंकि मैंने गू ग्रुप दोबारा ज्वाइन कर लिया है तो तुम भी वहाँ पर मेरी बॉडीगार्ड बनकर चलोगे। और ये तो जिंगजिंग के लिए कोई पनिशमेंट नहीं थी और वो सुनकर तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो गू को गले लगा लेती है। और क्योंकि जिंगजिंग गू ग्रुप की सीईओ की बॉडीगार्ड होने वाली थी जो जब उसके लिए बहुत ज़्यादा टॉप था, इसलिए जिंगजिंग जाकर स्पोर्ट कार की रेसिंग कर खुद को पहले प्रिपेयर करने की कोशिश करती है। और उसे उसी रेसिंग में तो बहुत ज़्यादा मजा आ रही होती है, लेकिन वो अपने साथ आईमी को बैठे हुआ होती है और आईमी तो पूरी तरह से घबराया हुआ होती है क्योंकि जिंगजिंग ये सारी चीज़ें गू के साथ नहीं कर सकता।
और उसके बाद जिंग जिंग जाकर सारी हथियारों को पहले चलाने की प्रैक्टिस करती है। असल में जिंग जिंग किसी भी तरह ये सोच रही होती है कि वो कैसे भी करके एक अच्छा बॉडीगार्ड बनेगी और वो को निराश नहीं करना चाहता था। और दूसरी तरह वो भी नोटिस करती है कि आजकल जिंग जिंग दिन भर घर से गायब रहती है और उसके बारे में वो जिंग जिंग से पूछती है, लेकिन जिंग जिंग उसे इसके बारे में कुछ ही बताता नहीं है क्योंकि जिंग जिंग ने सोचा था कि वो गो को सरप्राइज करेगा। और अगले दिन गो का अपने ऑफिस पर पहला दिन होती है और उसके साथ जिंग जिंग का भी, लेकिन जिंग जिंग आने के लिए थोड़ा सा लेट हो जाती है। लेकिन जब जिंग जिंग आती है तो सब तो उसे देखते ही रह जाते हैं क्योंकि उसने खुद को एक प्रोफेशनल बॉडीगार्ड की तरह डाला हुआ होती है, काले कपड़े, काले शूज और काले ग्लासेस से भी। लेकिन आने के टाइम पर उसे गड़बड़ी हो जाती है कि वो एक बार गिरने वाली थी और वो आकर अपना स्किल तो उन्हें दिखाने लगती है, लेकिन उससे दोबारा गड़बड़ हो जाती है जब उसे स्टिकी बंद नहीं हो रही होती है या गु और साउते को अपना निशाने पर लेकर जा रही होती है। तो भी आंटी जिंग जिंग को बोलती है कि गु एक नॉर्मल कंपनी का सीईओ है, ना कि उसके पीछे कोई माफिया पड़ा हुआ है कि तुम इतना परेशान हो। लेकिन तो यहाँ पर जिंग जिंग तो खुद को प्रूव करना चाहता था। और जैसे ही वो सब ऑफिस पहुँचते हैं तो उनका सारी एम्प्लॉय उन्हें वेलकम करने के लिए वहाँ पर खड़े हुए होते हैं। और क्योंकि मिस्टर ई को पता होती है कि गु को फोबिया है इसलिए उसकी करीब नहीं आ रही होती है। तो भी मिस्टर ई का पैर फिसल जाती है तो वो के ऊपर चली जाती है और जिंग जिंग जाकर बहुत ही कूल तरीके से वो फ्लावर बुके को रिसीव करती है। और जैसे ही एम्प्लॉय सारी चीज़ें देखते हैं तो वो जिंग जिंग को लेकर तो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद जिंग जिंग जाकर गु की सारी ऑफिस को चेक करती है तो गु सोचने लगती है कि इसको मैंने अपने पास पर रखने के लिए उसे ये जॉब दिया था और उसे ऑफिस पर लेकर आई थी। लेकिन जिंग जिंग तो अपनी जॉब को लेकर काफ़ी सीरियस होती है और ऐसे भी वो तो अपने ऑफिस से बाहर नहीं जाने वाली थी, इसलिए जिंग जिंग बाहर बैठकर बोर हो रही होती है। और क्योंकि मिस्टर ई को पता होती है कि ये गु की गर्लफ्रेंड है तो वो जिंग जिंग को कोई भी काम नहीं दे रहे होते हैं, इसलिए जिंग जिंग तो वहीं पर बैठकर ड्राइंग करने लगती है। जो बात है कि वहाँ पर एक एम्प्लॉय को पसंद नहीं आती, इसलिए वो जिंग जिंग को एक काम दे देती है कि वो सैंपल आई है जिसे तुम लेकर मिस बे के पास जाओ। और जिंग जिंग जैसे ही उसी सैंपल को लेकर मिस बे के पास जाती है तो मिस बे तो जिंग जिंग से सही से बात भी नहीं करते हैं और उसे और एक काम बताने लगती है कि मेरे ऑफिस में जो गमला है तुम उसे बाहर लेकर जाओ। और यहाँ पर जिंग जिंग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और वो गुस्से में मिस बे को बोलती है कि मैं गु की बॉडीगार्ड हूँ, ना कि आपकी। अगर आप इतना ही परेशान हो चुके हैं इस कमले से तो मैं इस कमले को काट देती हूँ। और उस टाइम पर वो वहाँ पर आ जाती है और वो जिंग जिंग को लेकर यहाँ से चली जाती है। जो देखकर मिस बे को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और उसकी गुस्सा कीबोर्ड और वहाँ पर जो माउस होती है उसी के ऊपर वो निकालने लगते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।